यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास है हमारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लोग अपकमिंग OSSC, UPSSC, NHM, रेलवे या CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं अलग अलग स्टेट वाइज, उनके लिए। जो भी लोग क्लास में नए हैं और जो भी लोग क्लासेस देखते हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या, आपको जब पता होगा कि प्रेगनेंसी में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यदि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यदि प्रेगनेंसी में कुछ भी किसी भी तरीके से यदि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो वो प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बता दूंगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन से जो कंडीशन है वो डेवलप होंगी, कौन कौन सी कंडीशन है जो डेवलप होंगी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी किस तरीके से होगी कि 37 जो कंसीव करने से लेके क्या है, कंसीव करने से लेके बेबी डिलीवर होने तक का जो ड्यूरेशन है वो सब क्या हो जाए, स्मूथली चला जाए, क्या है स्मूथली कंटिन्यू है जो चलते जाए। अब लेकिन जब बात यदि हम यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में करने वाले हैं, यहाँ पे आपको स्पेलिंग है जो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, फिर आफ्टर दैट हम इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कंडीशन होगी। पहले ही तो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब कि प्रेगनेंसी में होने वाला क्या, ब्लड शुगर लेवल हाई होना, और जैसे ही डिलीवरी होती है आफ्टर दैट एक कंडीशन क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। दूसरा आता है कॉमनली हाई BP। हाई BP में आपका एक्लेम्सिया भी हो सकता है, एक्लेम्सिया भी हो सकता है, और यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है जो हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला BP की कंडीशन। यदि प्री एक्लेम्सिया है तो प्रोटीन यूरिया होगा, हाई BP होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर फिट्स नहीं आएंगे, जो कन्वल्जन फिट्स हैं, एक्लेम्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगे, वो एक्लेम्सिया में बस आएंगे। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरा आता है यहाँ पर यदि किसी को मल्टीपल बर्थ या फिर यहाँ पर कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी भी, मतलब दो बच्चे जो गर्भ में है उसमें 2 फीटस हैं, तो उस टाइम पे भी नॉर्मल डिलीवरी करवाना उतना इजी नहीं रहेगा। फिर यदि पोस्टपार्टम ब्लू की कंडीशन हो सकती है, किसी को पोस्टपार्टम ब्लू साइकोसिस, क्लियर, साइकोसिस, पायरेक्सिया, परपीलियल पायरेक्सिया जिसको आप कह सकते हैं, ये क्या है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकते हैं। प्रीटर्म डिलीवरी, यहाँ पर मैंने वो एक कैटेगरी कंसीडर नहीं की है कि इंट्रा पोस्ट या फिर एंटी, यहाँ पर सभी को मिला के मैंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात की हुई है। यदि किसी को कुछ थायराइड से रिलेट करती हुई डिसीज़ हैं तो वो भी हो सकती हैं, प्लेसेंटा से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हो सकती हैं, अब प्रीविया हो सकता है, एसेटा हो सकता है, वेलामेंटस हो सकता है, वेलामेंटस हो सकता है। तो किसी भी तरीके की जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं जिस भी प्रेगनेंसी में, वो प्रेगनेंसी कहलाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, दोनों के लिए है जो मुश्किल हो सकता है। यदि माँ को HIV है तो भी प्रॉब्लम होगी। यदि स्टिल बर्थ, मतलब कि यहाँ पर बच्चा है जो फीटस है उसकी गर्भ में ही डेथ हो गई हो, या फिर IUGR बेबी हो, या फिर फीटल एक्टिविटी क्या होती जा रही हो, कम होती जा रही हो, तो ये सभी कंडीशन किस में आ जाती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो मैटरनल एज है, मैटरनल एज या तो बिलो 16 है तो भी प्रॉब्लम है, और यदि मोर देन 35 ईयर के बाद की भी जो लेडीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है जो डेवलप हो सकती है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी प्रेगनेंसीज़ जिसमें माँ और बच्चे को दोनों के लिए है जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो स्मूथली प्रेगनेंसी नहीं जाएगी,
तो यहाँ पर ऐसे केस की प्रेगनेंसीज में होता गया है कि कंपेयर टू नॉर्मल टर्म, जो नॉर्मल एक स्मूथ प्रेगनेंसी चल रही है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं उनके, तो यहाँ पर आज हम इन्हीं प्रेगनेंसीज से रिलेट करते हुए जो प्रेगनेंसी में दिक्कत है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है जो आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिए और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको अपकमिंग टाइम में कोई भी क्लासेस मिस ना हो। अभी तक मेडिकल नर्सेस आपकी बुक्स ऑर्डर नहीं की हैं तो आप लोग प्लीज़ बुक ऑर्डर कीजिए, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और आपको बुक्स डायरेक्ट भी अवेलेबल हैं, जिनका स्पेशली यूपी CHO, बिहार CHO एग्ज़ाम होने वाला है। त्रिपुरा में वैकेंसीज आनी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो आप लोग त्रिपुरा वाले भी तैयारी करके रखें क्योंकि त्रिपुरा में ANM की वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई हैं और बहुत ही जल्दी है जो ये वाली वैकेंसीज भी आपको आ जाएंगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी और गायनिक से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, अ नर्स परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ पेशेंट पोस्टेड फॉर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपके यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी वाला जो पेशेंट है क्या है, असेसमेंट कर रहे हैं आप, तो कौन सा असेसमेंट है जिसमें आपको डॉक्टर को बताना होगा, हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट पर मिनट, वाइट ब्लड सेल्स 12,000 mm³/3। तो यहाँ पर यदि किसी लेडीज़ को एडमिट किया गया सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए, यहाँ पर मतलब है क्या है, प्री प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होने वाला है। तो प्री प्लान्ड है, एक होता है इमरजेंसी में और दूसरा होता है प्री प्लान्ड। तो यहाँ पर प्री प्लान्ड यहाँ पर क्या है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होनी है। तो जो क्लाइंट आपकी एडमिट है, कौन से असेसमेंट पर आप अपने डॉक्टर को है जो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। हीमोग्लोबिन लेवल यदि 11 ग्राम हो तो ये तो नॉर्मल है। इवन प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू इससे कम जाती है, तब कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स क्लाइंट क्या है आपकी यहाँ पर नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। फिर दूसरा है आपका फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट है जो यहाँ पर कितनी है, ज़्यादा बताई गई है। जो जनरली जब फीटल हार्ट रेट 180 से 200 के अब जाए, जब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीटल टैकीकार्डिया। क्या है, फीटल टैकीकार्डिया। तो फीटल टैकीकार्डिया बिलो 120 जाती है तो फीटल ब्रेडिकार्डिया कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फीटल ब्रेडिकार्डिया। लेकिन यहाँ पर पल्स रेट जो फीटल हार्ट रेट है 180 जा रही है, मतलब क्या है, बेबी को जो फीटस है उसको प्रॉब्लम हो रही है। ये 140 to 160 की रेंज में रहती है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 140 to 160 की रेंज में रहे नॉर्मल कंसीडर करेंगे। मैटरनल पल्स 84 है तो ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स भी ठीक। यहाँ पे आपको अपने फिजिशियन को कब है जो नोटिफाई करना है, जब फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट तक है जो चली जाए तब, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को टैकीकार्डिया की कंडीशन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और ऐसे केस में हमें बच्चे को एज सून एज पॉसिबल है जो क्या करना होगा, जो हार्ट रेट बढ़ी हुई है मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है अंदर, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी कि अपने डॉक्टर को आप इन्फॉर्म कीजिए। आगे के जो भी डिसीजंस होंगे वो डॉक्टर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, a patient is suspected to have hepatitis, which diagnostic test will confirm the diagnosis। अब यहाँ पे आपको एक हेपेटाइटिस का मरीज है। हेपेटाइटिस का मतलब सबको पता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना, कहाँ पर, लीवर में। अब हेपेटाइटिस के टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई हो गया जो फीकोरल रूट से होगा, बाकी बी सी है जो हेपेटाइटिस बी और सी है जो किससे होंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर निडल प्रिक इंजरी के थ्रू। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस कहा गया है तो किस टेस्ट से कंफर्म करेंगे, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल या फिर डिक्रीज्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब ESR। ESR तो बढ़ी हुई रहती है हमेशा, ESR है जो बढ़ जाती है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो
तो यहाँ पर आपको जब हेपेटाइटिस के बारे में पता करना है, मतलब लिवर से रिलेट करते हुए पता करना है, तो लिवर के लिए आपका जो टेस्ट होता है वो होगा बिलीरुबिन लेवल। क्या होगा? बिलीरुबिन लेवल। और जो टेस्ट कंफर्म करके बताएगा वो क्या होगा? सीरम बिलीरुबिन लेवल का बढ़ना। जब भी हेपेटाइटिस या लिवर से रिलेट करती कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीरम बिलीरुबिन का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट आपको कंफर्म बताएगा कि हेपेटाइटिस है तो वो क्या होगा? सीरम बिलीरुबिन लेवल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है? बेबी के लिए ट्रायसोमी डेवलप हो सकता है 21 जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है? मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज़ की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा। लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है ना ही म्यूकस आएगा और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों हैं जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है?
सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो anti-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है, तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के कितने विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है एंटी-डी आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज Which of the following perinatal infection disease can be prevented by post-delivery passive active isoimmunization of the neonates? तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो क्या है हेपेटाइटिस B वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस A को, B को, E को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है, तो वो क्या है हेपेटाइटिस B। क्या है हेपेटाइटिस B। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस B जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस B। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस B हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस D जो कि हेपेटाइटिस B के साथ में होगा को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस A, C, D और E हैं ये कैसे हैं RNA वायरस हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस B है क्या है DNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस C का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया एंड पार्किंसंस डिसीज। चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज़ में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज़ में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज, तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्ब का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा। यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना हो के कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक, क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मिनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना।
डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज़ के साइन है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, किसमें, मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन हैं थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज़ कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किस में देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है। और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है जनरली, एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है, कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है, निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनोरिया। क्या है, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है, कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विदिन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया।
निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से टिटनस का? कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर with high blood pressure is sufficient to categorize her as having pre-eclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है? मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है। तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए?
मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं कॉम टेस्ट, तो वो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा बिलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? बिलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? बिलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है तो यह माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर जो इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो
तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 टू इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था, तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है। What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water is ruptured? तो यदि बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा। नॉर्मल की बात की जा रही है, ना कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की, कि RH इनकम्पेटेबिलिटी की, किसी भी तरीके की नहीं। साफ साफ कहा है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, क्लियर होगा, ग्रीनिश होगा, ब्राउनिश होगा कि गोल्डन होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ एमनियोटिक फ्लूइड है जो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा, मतलब कैसा, बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें यदि ग्रीनिश कलर है, ब्राउनिश कलर है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो डेवलप हुई हैं, ज़रूर हुई हैं। तो यदि नॉर्मल पूछे तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्लियर है। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में कलर के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात आती है, ग्रीन कलर का होता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टैंड, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो उसमें आ गया तो ग्रीन हो गया। गोल्डन है मतलब माँ को RH इनकम्पेटेबिलिटी है। ऐसे केस में एज सून एज बच्चा डिलीवर होता है और कॉर्ड क्लैंप कट की जाती है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है कि माँ की जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो पाए। यदि ग्रीनिश येलो कलर का है मतलब बच्चा पोस्ट मैच्योरली पैदा हुआ है, दैट मीन्स 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो ग्रीनिश येलो रहेगा। जैसे जैसे 35 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कम है जो लेवल है कम होते जाएगा, जिसको हम AFI इंडेक्स कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहेंगे। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 35 वीक की आगे जाएगी AFI इंडेक्स कम होते जाएगा और हाइड्रोमनियस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी में हाइड्रोमनियस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर यदि डार्क रेड कलर का आता है एमनियोटिक फ्लूइड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। यदि टोबैको जूसी, ऐसा तंबाकू का जो कलर होता है ब्राउनिश टाइप का रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड, दैट मीन्स बेबी जो फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। बेबी की जो डेथ है वो कहाँ हो गई, यूट्रस में ही हो गई है, तब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन रहेगा। और इन केस आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि यदि माँ के यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाती है और यदि जो बच्चा डेथ हुआ है उसको विदिन 24 आवर के बाहर नहीं निकाला जाता है तो माँ को इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है, माँ को सेप्टिसीमिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर साल्पिंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस या फिर वेजाइनाइटिस। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब जिसको आप यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो एक इसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को आप क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी। विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज या फिर अप टू 6 वीक या फिर नन ऑफ द अबव। परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी, तो रिमोट स्टेज कहलाती है अप टू 6 वीक तक की। कितनी, 6 वीक तक की। अब यहाँ पर स्टेज होती है परपीरियम पीरियड की। परपीरियम पीरियड की 3 स्टेज होती हैं।
इमीडिएट परपीरियम मतलब पहले 24 घंटे, द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर पर्चुरेशन। बेबी की डिलीवरी होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? बर्थ, जो वेजाइनल बर्थ है या फिर जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पार्चुरेशन। तो यहाँ पर 24 आवर, जो फर्स्ट 24 आवर है, ये कहलाएगा पार्चुरेशन के बाद का इमीडिएट परपीरियम पीरियड। अर्ली परपीरियम होगा फर्स्ट वीक का, कौन सा? फर्स्ट वीक का। रिमोट परपीरियम होगा जब तक, जो 6 वीक का पूरा ड्यूरेशन दिया जाता है परपीरियम पीरियड को, तो वो कहलाएगा पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड। रिमोट परपीरियम पीरियड जो कि अप टू 6 वीक तक का रहेगा, जिसमें माँ के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो जाते हैं, वो टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि इन केस किसी भी रीजन से यूट्रस वापस से अपने शेप में नहीं जाती है तो क्या कहलाएगी? इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन्वोल्यूजन का मतलब तो है कि वापस से रिवर्ट बैक हो जाना। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज है तो यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम तक, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक हो जाता है। अब यहाँ पर डिलीवरी के बाद फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर हो गया, तो 5 kg तक वेट तो तुरंत ही घट जाता है। अब यहाँ पर यूट्रस का वजन, जो कि एक इलास्टिक वे में बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जेस्टेशनल पीरियड बढ़ता है वैसे, तो नॉर्मल से रिवर्ट बैक होगी और इसको टाइम लग जाता है। पूरी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको 6 वीक तक का, जिस पीरियड को हम कहते हैं परपीरियम और पोस्टपार्टम पीरियड। तो यदि यूट्रस वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है तब हम इसको कहेंगे सब इन्वोल्यूजन। क्या कहेंगे? सब इन्वोल्यूजन। और सब इन्वोल्यूजन देखने को मिलता है ग्रैंड मल्टीपैरार्टी में, जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हुए हों। ट्विन प्रेगनेंसी में, जिसमें यूट्रस ओवर डिस्टेंटेड रही हो। इल मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ सही नहीं हो। सिजेरियन सेक्शन, यूटेराइन प्रोलैप्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, इन सभी केसेस में क्या होगा? यूट्रस को वापस से रिवर्ट बैक होने में टाइम लग जाता है, या फिर यूट्रस रिवर्ट बैक नहीं होगी। क्लियर? अ केस ऑफ 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोसिस इज। 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या डायग्नोस होगा? प्रीमेच्योर लेबर डायग्नोस होगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा कि एक्सीडेंटल हेमरेज होगा। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अबॉर्शन के केस में नहीं जाएगा, यहाँ पर 20 वीक तक कंसीडर किया जाएगा, ना ये प्रीमेच्योर लेबर में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 28 वीक की प्रेगनेंसी है, दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जब ये पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती, मतलब ब्लीडिंग तो होती लेकिन दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, दर्द नहीं होता और ब्लीडिंग होती, तब आप प्लेसेंटा प्रीविया कह सकते हैं। बट यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है, दर्द के साथ हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन वैल्यू है जो क्या बताएगी कि एनीमिया है या नहीं। हीमोग्लोबिन लेवल 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेग्नेंट वुमेन में 9% से कम जाता है, दैट मीन्स लेडीज़ को क्या हुआ है? प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया हुआ है। अब यहाँ पर बाय द WHO के जो प्रेगनेंसी में यदि एनीमिया कंसीडर किया जा रहा है तो लेस देन 11 ग्राम पर DL, लेकिन एज एन माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्री सीवियर की हम बात करते हैं तो 9% से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। कितना से? 9% से। तो यहाँ पर 9% से कम है, मतलब क्या है? एनीमिया हुआ है, फिर इसकी माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी रहेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो गुड अटैचमेंट साइन सभी है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर। बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात हो रही है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है किसी एक को छोड़कर। तो बेबी का जो माउथ है वाइडली ओपन रहेगा,
लोअर लिप बाहर की तरफ होंगे, ना कि अंदर की तरफ। बेबी का चिन माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा और जो एरियोला का मोस्टली पार्ट है वो बेबी के माउथ में रहेगा, तो ये गुड अटैचमेंट साइन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑप्शन है वो है लोअर लिप टर्न इनवर्ड, जनरली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। चिन फर्मली टच द ब्रेस्ट, और यहाँ पर जो बच्चा है अपनी माँ को आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेगा, तो ये सभी क्या है, गुड अटैचमेंट साइन है। किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। तो 2 डिफरेंट ओवम का एक ही साइकिल में रिलीज होना क्या कहलाएगा, सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फीटस पेपरिकस। तो यहाँ पर जो यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2 डिफरेंट ओवम का, लेकिन एक ही सेम साइकिल में एक ही बार के जो पीरियड्स आते हैं उसमें 2 ओवम, 2 अलग अलग ओवम एक ही बार रिलीज होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सुपरफिकेंडेशन। क्या कहलाएगा, सुपरफिकेंडेशन। दूसरा होता है सुपरफिटेशन में, मतलब 2 डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम इन अ डिफरेंट साइकिल। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम इन अ सेम साइकिल तो वो होगा सुपरफिकेंडेशन। सुपरफिटेशन में होगा 2 ओवम का 2 अलग अलग डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन। यदि सुपरफिटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक जो फीटस है उसकी जो जेस्टेशनल एज होगी वो होगी 28 वीक। तो यदि दूसरी साइकिल में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसमें 4 वीक वो और बाद का रहेगा। तो इस तरीके से एक होगा 34 वीक या फिर 24 वीक मान लो या फिर 28 वीक, कुछ भी मान लो, 4 वीक का गैप आप देके इसको समझ सकते हैं। जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की है वो पहली चीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब होगा प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर होना, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। इन प्रेगनेंसी हाई ब्लड शुगर। प्री एक्लेम्सिया क्या है, प्री एक्लेम्सिया में बीपी हाई होगा, प्लस प्रोटीन यूरिया होगा, प्लस ब्लड विजन होगा, प्लस इक्लेम्टिक फिट साइन जिसको आप कहेंगे कन्वल्जन्स। क्या कहेंगे, कन्वल्जन्स, इसके साइन हो गए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन क्या है, अदर देन जो फीटस है, इम्प्लांटेशन जनरली कहाँ पे होता है, यूट्रस में। अदर देन यूट्रस में मोस्टली होते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स में, जिसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा कहाँ पर रहेगा, लोअर सेगमेंट में। कहाँ पर, लोअर सेगमेंट में, सर्विक्स का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसके क्या है टर्म्स है, यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो वो क्या है, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर का लेवल है। यहाँ पर जब किसी लेडीज़ को हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा हो और बीपी हाई हो रहा हो तब एक केस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बीपी को आप कंट्रोल करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल को, दोनों इवन कभी कभी शूट आउट होके क्या हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी डेथ ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ हाई बीपी से भी होती है। फिर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हो गया। फिर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेकिन क्या होगा, अदर देन यूट्रस, मतलब कब मोस्टली होती है 70% फैलोपियन ट्यूब में। कभी कभी सर्विक्स के यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, कभी कभी एम्पुला के यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया में जनरली यूट्रस का जो अपर पार्ट है वहाँ पर क्या रहेगा, प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जब सर्विक्स का यूट्रस का जो लोअर पार्ट है जिसको आप सर्विक्स कहते हैं, तो जिसको लोअर सेगमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा आके क्या करेगा, पूरा सर्वाइकल उसको कवर कर जाएगा, तो वो प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हाई बीपी है प्रेगनेंसी में जो कि माँ बच्चे दोनों के लिए रिस्की है, तो वो हाई बीपी यहाँ पर होगा प्री इक्लेम्सिया। क्या होगा, प्री इक्लेम्सिया। और यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, ये आपके आते हैं
इक्लेम्सिया में। कब? इक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर इक्लेम्सिया में आपको कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते। सभी चीज़ें सेम रहेंगी, ओनली कन्वल्जन्स को छोड़कर, इसको आप इक्लेम्टिक फिट्स भी कह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाती है, इवन जेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। मृत शिशु के जन्म के जोखिम को करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? तो माँ को सोने के लिए सलाह दी जाती है। कौन सी सलाह दी जाती है? प्रेगनेंसी में यदि स्टिल बर्थ को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन में सोने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑप्शन में है लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑन द बैक या फिर ऑन द स्टमक। तो स्टमक के बल तो आप नहीं सो सकते क्योंकि बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा, ना ही सीधा स्ट्रेट सो सकते हैं, ऐसे में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती है, ना ही राइट साइड सो सकते। आपको जो एडवाइस किया जाता है वो होती है यहाँ पर क्या? लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का एक तरीके से हमें कह सकते हैं बेबी के लिए प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड में सोएंगे, स्पेस रहेगा। दूसरी चीज़ हाइपोटेंशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं माँ के लिए आप। तीसरी चीज़ यहाँ पर जब भी कोई प्रेगनेंसी में आप जनरली फोर्थ मंथ की प्रेगनेंसी तक पहुँचते हैं, जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप कैसे सोएं, लेफ्ट साइड सोएं। ज़्यादा लेग पेन होता है तो दो पैरों के बीच में एक पिलो लगा के सोएं। वो इसलिए कहा जाता है आपको कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज़ जो बच्चे को हार्ट टू द प्लेसेंटा, जो बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के हार्ट के लिए, वो सब लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्यों की जाती हैं? ताकि आप लेफ्ट साइड सोएं। और यदि यहाँ पर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सोने में आपको सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल बर्थ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़ फीटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फीटल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर? ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गिवन स्टूल सॉफ्टनर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी ऑफ वुमेन। तो डिलीवरी के बाद क्या है? डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ को स्टूल सॉफ्टनर दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर एपिजियोटोमी टीयर्स या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तो स्टूल सॉफ्टनर, जिसको लैक्टोलियोस भी आप कह सकते हैं, ये वेजाइनल डिलीवरी के बाद क्यों दिए जाते हैं? पहली चीज़, डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल सी बात है। अब उस कॉन्स्टिपेशन को आप कम करने के लिए यहाँ पर स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं, उस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं। और ऑप्शन में है टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटोमी टीयर्स या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑक्सीटोसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें देंगे। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप अदर मेडिकेशन देंगे। एपिजियोटोमी इससे रिकवर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपकी स्ट्रेनिंग से आप ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेनिंग से क्यों? कॉन्स्टिपेशन यदि आपको होगा, एपिजियोटोमी में आपका क्या होगा? पेरिनियल टीयरिंग, जो यहाँ पर वेजाइना है, क्या है? वेजाइना, और जो एनल स्पिंचर है यहाँ पर क्या है? कट लगाया जाता है। लेकिन यदि कॉन्स्टिपेशन का केस होगा, एपिजियोटोमी हुई है या फिर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होगी। क्या होगी? स्ट्रेनिंग होगी। लेकिन यदि आप स्टूल सॉफ्टनर या फिर लैक्टोलोज या फिर कोई भी ऐसी मेडिकेशन देंगे जिससे स्टूल सॉफ्ट आएंगे, जिसको आप स्टूल सॉफ्टनर लैक्टोलोज के नाम से भी याद रख सकते हैं, तो वो सब यदि आप यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा? एपिजियोटोमी के जो इवन टीयरिंग भी है, उसकी टीयरिंग है, उसको रिलीफ रहेगा एक तरीके से, पेन कम होगा। पेन कैसे कम होगा? पेन के लिए तो आप पेन किलर दे देंगे, लेकिन यहाँ से आप पेन को कम प्रिवेंट कर सकते हैं।
स्टूल सॉफ्टनर देंगे तो जो डाउन साइड जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा और स्टूल इजीली बाहर आएगा। इसका मेन रीज़न है क्या, स्ट्रेनिंग से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन इज एट वॉट एज शुड प्रेग्नेंट वुमेन टिपिकली स्टार्ट अटेंडिंग प्रीनेटल चेकअप फॉर रूटीन मॉनिटरिंग एंड केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के दौरान नियमित निगरानी और देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर किस उम्र में प्रसव पूर्व जांच में भाग लेना शुरू करना चाहिए? 8 से 12 वीक, 16 to 20 वीक्स, 24 to 28 वीक्स या फिर 32 to 36 वीक। किस वीक में यहाँ पे कहा है एट वॉट एज प्रेग्नेंट वुमेन को प्रीनेटल और एंटीनेटल चेकअप्स में जाना चाहिए रूटीन मॉनिटरिंग के लिए? तो है 8 से 12 हफ्ते में। कब? 8 to 12 वीक की प्रेगनेंसी में। इस टाइम पीरियड में आप चेकअप कराने जाएंगे तो पहली चीज़ यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी तो कंफर्म रहेगी ही। दूसरी चीज़, इस टाइम पर आपकी एंटी स्कैनिंग हो सकती है। एंटी स्कैनिंग का मतलब है नेचुरल ट्रांसलेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो स्कैनिंग करके पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसमें कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, आपके लिए तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल साइन दैट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी टू असेस मैटरनल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? क्या है तो वो जिसमें आप ये सभी चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करेंगे? वो होगा यहाँ पर ऑप्शन में ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल या रेस्पिरेटरी रेट। पहली चीज़, डिलीवरी के टाइम पर और लेबर के टाइम पर जो चीज़ चेक की जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप पहले चेक कर सकते हैं बिफोर डिलीवरी और बिफोर लेबर। हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं कि यदि इनकेस ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो, तो आप पहले से ही ये सब चीज़ें चेक करके रखेंगे। रेस्पिरेटरी रेट आप वहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्लोजली मॉनिटर करना है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर, कि ये प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द लेबर और डिलीवरी के टाइम पर फ्लक्चुएट ना हो। क्या हो? फ्लक्चुएट ना हो, मतलब कि ड्रॉप ना हो, बहुत कम ना हो और हाई ना जाए। हाई जाता है माँ को फिट्स आने के चांसेस रहेंगे, लो जाता है तो माँ प्रॉपर तरीके से ना तो पुश कर पाएगी और लो जाएगा तो बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? बीपी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज which of the following complication can occur when the placenta partially or completely covers the cervix, obstructing the baby's exit from the uterus? निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, जिससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सर्विक्स को पूरे तरीके से प्लेसेंटा कवर कर जाएगा? जब सर्विक्स का मुंह कवर हो जाएगा, सर्वाइकल ओस कवर हो जाएगी तो बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्लेसेंटा प्रीविया, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्सिया मैंने आपको बता दिया कि इसमें बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा, ब्लड विजन होगा, फिर एक्लेम्टिक फिट्स आएंगे जब प्री एक्लेम्सिया के बाद की स्टेज में जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी में माँ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब बचता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्री मतलब पहले, मतलब जनरली प्रीविया का मतलब होता है पहले। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में ही ऐसा होगा कि जो प्लेसेंटा जनरली अपर सेगमेंट में, यूट्रस का जो नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है अपर सेगमेंट में होता है, वो हम आगे आपको विथ इमेज के भी दिखाएंगे कि अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या होगा? डाउन साइड अटैच हो जाता, नीचे की तरफ। अब ये पार्सली हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है या मार्जिनल हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी कि सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, बेबी की एग्जिट के लिए एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज
What is the recommended method of feeding newborns during the first 6 months of life to promote optimal growth and development? तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ के लिए प्रमोट करेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को खिलाने की अनुशंसित विधि क्या है? फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो है कि पहले 6 महीने तक की बात की जा रही है जिसमें बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, तो वो होगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इस मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। क्या है? ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है 6 मंथ का जब बच्चा हो जाए, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, यहाँ पर आप बच्चे को कुछ फूड खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड फूड्स। तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज which of the following is a chronic condition characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? क्रॉनिक मतलब लंबे समय से है, जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा है प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके पहले उसको कभी डायग्नोस नहीं हुई है क्या? शुगर और डायबिटीज़। तो क्या कहलाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरानी स्थिति है जो गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है, इन्हें पहले मधुमेह का निदान नहीं हुआ, मतलब पहले डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है? प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लेम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर? कौन सा केस है यहाँ पर जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी में क्या है? डायग्नोस हुआ है, लेकिन पहले डायग्नोस नहीं हुआ डायबिटीज़, तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल का होना, और हाई ब्लड शुगर लेवल में जो बच्चे पैदा होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? लार्ज साइज होते हैं, 4 kg से भी उनका ज़्यादा वेट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन? यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले, क्या है? 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, गर्भाधारण के 20वें सप्ताह से पहले गर्भावस्था के सहज नुकसान को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्री टर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज? क्या यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर मिसकैरेज और अबॉर्शन। क्या है? मिसकैरेज। स्टिल बर्थ का मतलब है कि बच्चे की डेथ होना, फीटल डेथ इन यूट्रस। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि फीटल डेथ इन यूट्रस, वो कहलाता है स्टिल बर्थ। प्री टर्म का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के क्या है? प्री टर्म बर्थ का मतलब बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के डिलीवरी का हो जाना, वो है प्री टर्म बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब फीटल डेथ इन यूट्रस। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, अब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP। तो MTP एक्ट पूछें तो 1971। अकॉर्डिंग टू दैट 20 वीक तक की प्रेगनेंसीज को ही यहाँ पर परमिशन दी जाती है। किसकी? अबॉर्शन की। अब अबॉर्शन की परमिशन 20 वीक तक तब दी जाती है जब यहाँ पर या तो रेप के थ्रू प्रेगनेंसी हुई हो, और यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हुई हो, या फिर बच्चे को कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तब। अमेंडमेंट एक्ट आया है, क्या है? MTP अमेंडमेंट जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 वीक्स, यदि अमेंडमेंट एक्ट में पूछें तो 24, और ओनली MTP एक्ट पूछें तो 20 वीक। नेक्स्ट वन इज
हाउ मैनी स्टेज, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। तो लेबर की प्रोग्रेस में कितनी स्टेज होती हैं? प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज। तो टिपिकली प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होती हैं? टोटल 4 स्टेज। कितनी? टोटल 4 स्टेज। पहली डायलेटेशन, दूसरी बेबी एक्सपल्सन, तीसरी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और चौथी कौन सी? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर कितनी होती हैं? 4 स्टेज होती हैं टोटल, तो आपका आंसर होगा 4 स्टेज। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, फैलाव होगा, इफासमेंट होगा और यहाँ पर बर्थ कैनाल का क्या है? मुंह ओपन होगा जिससे बेबी बाहर आ सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज। वो कौन सी कहलाती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसको आप कह सकते हैं सर्वाइकल स्टेज। दूसरी कहलाती है फीटल एक्सपल्सन। क्या है? फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी कहलाती है आपकी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और प्लेसेंटा का बाहर आना। जो चौथी है इसको कहते हैं ओनली ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्या है? ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो गई? 4 स्टेज हो गई। तो सर्विक्स डायलेट के लिए पूछे आपसे तो आपको क्या कहना है? सर्वाइकल डायलेटेशन की स्टेज कौन सी है? वो है आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड बेबी के बाहर आने वाली स्टेज, तीसरी प्लेसेंटा। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 0 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक जो कार्डिनल मूवमेंट है लेबर के वो भी फर्स्ट स्टेज में होंगे। सेकंड स्टेज में बेबी बाहर आता है और इसी स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलती है। क्या? क्राउनिंग। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक बेबी के बाहर आने के बाद 30 मिनट तक बाहर नहीं आया तब मैनुअली फंडल मसाज की जाती है। और यदि ऐसे में भी नहीं आया तब यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है क्या? रिटेंड प्लेसेंटा। या फिर प्लेसेंटा कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर रह गया तब भी उसको क्या कहेंगे? रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के कैरेक्टर क्या है? मुख्य विशेषताएं। प्रसव के दूसरे चरण की मुख्य विशेषता क्या है? फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर्स, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो होगा आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या है डिलीवरी ऑफ द बेबी? सेकंड स्टेज पूछा। इसका थर्ड पूछते तो कहते डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फुल डायलिटेशन फर्स्ट, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ये भी आपके फर्स्ट स्टेज में ही आएंगे और ये ट्रू लेबर पेन के साइन है। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इन मेम्ब्रेन। तो कौन सी स्टेज में लेबर की कौन सी स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन दोनों की डिलीवरी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होगा तीसरी स्टेज में। कब? तीसरी स्टेज में प्लेसेंटल एक्सपल्सन के। क्या है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन के यहाँ पर साइन पूछे जाते हैं। क्या है? साइन पूछे जाते हैं कि क्या देखने को ये जो क्लासिकल साइन होता है ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट, जो गस ऑफ वेजाइनल ब्लड मतलब वेजाइना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा। दूसरी चीज़ यूट्रस है जो ऊपर की तरफ जाएगी और एक ग्लोबुलर शेप में हो जाएगी। कौन सी? ग्लोबुलर शेप में। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। तीसरा है यहाँ पर कि जब आप लोअर सेगमेंट को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे यूट्रस के तब भी कॉर्ड रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये सब किसके क्लासिकल साइन है? प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सीय शब्द का उपयोग किया जाता है? थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स क्या टर्म यूज करेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल प्रेजेंटेशन या फिर सर्वाइकल इंगेजमेंट। तो यहाँ पर थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ये टर्म कहलाता है सर्वाइकल इफासमेंट। क्या है?
सर्वाइकल इफासमेंट मतलब बच्चे का जब हेड एंगेज्ड होता है उसके बाद धीरे धीरे फैलाव देखने को मिलेगा, किसमें, सर्विक्स में। वो चीज़ कहलाती है इफासमेंट। क्या है? इफासमेंट। तो इसको आप क्या कहेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। तो बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड कौन सी स्टेज कहलाएगी लेबर की? प्रसव के किस चरण को अक्सर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आराम और पुनः प्राप्ति अवधि के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज? रेस्ट एंड रिकवरी वाला पीरियड कहलाता है कौन सा? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा? चौथी स्टेज है जो लेबर की, वो कहलाएगी, जिसको आप ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट इज एट व्हाट पॉइंट लेबर इज एमनियोटिक सैक टिपिकली रप्चर्ड रिलीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। प्रसव के दौरान किस बिंदु पर एमनियोटिक थैली आमतौर पर फट जाती है जिससे एमनियोटिक द्रव निकलना लगता है? इन द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग पुशिंग डाउन, इन द थर्ड स्टेज ड्यूरिंग प्लेसेंटल डिलीवरी, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। पहली चीज़ जो एमनियोटिक सैक है, जिसको आप एमनियोटिक सैक कहते हैं, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं। आप जब हॉस्पिटल, इनकेस आपने लेबर वार्ड में ड्यूटी लगी हो तो आपको पता होगा कि कुछ लेडीज़ कंप्लेन करती हुई आती हैं कि उनका फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो गया है। तब यहाँ पर फ्लूइड लीक होने का मतलब, फ्लूइड लीक हो रहा है, वो हो सकता है कि आपको कभी कभी यूरिन भी पास हो जाती है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है ब्लडर पर। दूसरी चीज़, जो एक प्लग बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, यूट्रस से बच्चा बाहर ना निकले, इसीलिए सर्वाइकल कैप और सर्विक्स के यहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन होता है म्यूकस के थ्रू। वो भी जैसे जैसे डायलिटेशन होगा, बेबी नीचे की तरफ पुश करता है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से कभी कभी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। वो प्लग है जो खुलेगा, एक तरीके से हम कहेंगे मुंह ओपन करने के लिए वो बाहर आता है, तो उसको भी एमनियोटिक फ्लूइड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो एमनियोटिक्स जब सैक रप्चर होगा तो जो अचानक से, मान लीजिए किसी भी मटके को फोड़ेंगे तो एक एक दो दो बूंद पानी नहीं आएगा, पूरे में फैल जाएगा। सेम एज चाहे बलून में आप कोई बलून ले लीजिए, बलून ज़्यादा बेटर रहेगा, बलून में आप होल करेंगे किसी भी पिन से तो फट जाएगा। ऐसे ही एमनियोटिक सैक रहेगा तो अचानक से यदि फटेगा, क्या है, अचानक से यदि फटेगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होगा तो कैसा होगा, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर ही। इनकेस मान लीजिए एमनियोटिक सैक आपका आपने लेबर इंड्यूस की, उस टाइम पर नहीं हुआ, तो इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम पे डॉक्टर को लगता है कि फीटल हेड एंगेज्ड होते आ रहा है, तब भी इंटरनल एग्जामिनेशन करके भी उस एमनियोटिक सैक को क्या कर दिया जाता है, रप्चर कर दिया जाता है। उसको आप क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन यदि ये टाइम के पहले, तो आप क्या कहेंगे, प्री टर्म। क्या है, प्री टर्म, एक टर्म यूज लग जाए, प्री टर्म वर्ड यूज हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर आपका इनकेस जो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, मान लीजिए कि लेबर रूम के पहुँचने के पहले ही एमनियोटिक सैक फट गया, रप्चर हो गया, फ्लूइड बाहर आ गया, तब आप क्या करेंगे। ऐसे केस में डॉक्टर वेजाइनल डिलीवरी के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट एंड वॉच नहीं करते हैं, एज सून एज पॉसिबल इमरजेंसी में LSCS करके बच्चे को बाहर निकाल देते, क्योंकि इस फ्लूइड में बच्चा क्या है, सेफ रहता है। यदि अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के बिना बच्चा ज़्यादा देर तक अंदर रहा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए बच्चे को क्या किया जाता है, तो बाहर निकाला जाता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे टर्म समझ में आए हों। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द बेबी रोटेट टू एन एंटीरियर पोजिशन फेसिंग द मदर्स बैक टू फैसिलिटेट ईजियर पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। प्रसव के किस चरण के दौरान शिशु जन्म नहर के माध्यम से आसान मार्ग की सुविधा के लिए माँ की पीठ की ओर मुंह करके पूर्व काल की स्थिति में घूमता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। तो यहाँ पे कहा है कि बेबी रोटेशन होने का काम, एंटीरियर पोजीशन में रोटेट होने का काम है जो
एंटीरियर पोजीशन माँ के बैक से और बर्थ कैनाल में इजीली बाहर आ जाए तो ये किसी भी स्टेज में कर सकता है। ये चीज़ जनरली होती तो टाइम के पहले ही है, टाइम के पहले मतलब फर्स्ट स्टेज के पहले ही, लेकिन कुछ बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि बच्चा इवन बाहर जो फर्स्ट स्टेज भी हो जाती है, जब बाहर निकाला तो उस टाइम पे भी रोटेशन कर जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम मदर। यदि कोई माँ पहली बार माँ बन रही है, प्रीमी पैरा है, तो उसमें लेबर का जो फर्स्ट स्टेज है कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 घंटे, 6 से 8 घंटे, 12 से 14 घंटे या फिर 18 से 20 घंटे। तो ये ड्यूरेशन प्रीमी पैरा में आप मान सकते हैं 12 to 14 आवर तक, कितना? 12 से 14 घंटे पहली स्टेज। दूसरी स्टेज कंसीडर की जाती है जनरली कितनी? दूसरी स्टेज है जो 15 या 20 मिनट की होती है बच्चे के बाहर आने की। तीसरी मैक्सिमम कंसीडर की जाती है 30 मिनट की। कितना? 30 मिनट की। लेकिन इसमें भी प्लेसेंटा जब नहीं आता है तब आप इसको क्या कहते हैं? रिटेंट प्लेसेंटा। फंडल और मैनुअल मसाज करके प्लेसेंटा को फिर बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प पुश द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल एंड एंड विद द बेबीज बर्थ। प्रसव के किस चरण को मजबूत संकुचन द्वारा चिन्हित किया जाता है जो बच्चे को बर्थ कैनाल के माध्यम से धकेलने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होता है? तो कौन सी स्टेज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? क्वेश्चन ध्यान से देखें। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्टार्ट होगा, पुश किया जाएगा, लेकिन इसका एंड होगा बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, तो वो कहलाएगी सेकंड स्टेज। कौन सी? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट में डायलेटेशन हो जाएगा, लेकिन यदि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो बच्चा नीचे की तरफ पुश डाउन होकर बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या है यहाँ पर? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। तो प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा कहाँ पर होगा? ऑन द एंटीरियर यूटेराइन वॉल, on the posterior uterine wall, in the upper segment of uterus, in the lower segment of uterus, partially or completely covering the cervix। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया कंसीडर होगा? जब यहाँ पर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए, पार्शियली भी और कंप्लीटली, जो कि सर्विक्स को कवर कर जाए, तो वो कहलाएगा आपका क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कॉमन सिम्टम क्या हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज या फिर डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें से एक होता है क्लासिकल वेजाइनल ब्लीडिंग बट विदाउट द पेन, मतलब पेनलेस। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो होगी यहाँ पर आपकी क्या? वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है। और ये होती है कब? मोस्ट ऑफ दी केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हेमरेज का जो रीज़न होता है वो यही है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज यूजुअली डायग्नोज थ्रू। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया को पता कैसे करेंगे कि है या नहीं? मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड या फिर एमनियोसेंथेसिस। तो कैसे डायग्नोस होगा प्लेसेंटा प्रीविया? तो वो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में माँ के बीपी से पता नहीं चलेगा, फीटल हार्ट रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगी, लेकिन यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस आप ऐसे टाइम पे नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंटरनल असेसमेंट तो आप कर ही नहीं सकते हैं, और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इवन कभी कभी बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो सकती है। आप यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब फिंगर टू फिंगर असेसमेंट या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, अवॉइड करने को कहा जाता है। यहाँ पर आप फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होने का हाई रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है?
ऑप्शन में है मैटरनल एज अबव 30 ईयर, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, एडिक्वेट प्रीनेटल न्यूट्रिशन, हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन लेवल। तो प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप होने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो सकती है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। क्या है? प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। माँ की एज 35, ए प्लेसेंटा प्रीविया माँ की एज कम भी है तब भी हो सकता है। यहाँ पर प्रीनेटल न्यूट्रिशन लेने से या फिर ना लेने से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन से भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन से। किससे? यदि प्रीवियसली आपका LSCS किया गया है तो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द। यदि प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट है तो प्लेसेंटा किसको पूरे तरीके से कवर करेगा? सर्विक्स, यूट्राइन फंडस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट या एमनियोटिक सैक को। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में यदि प्लेसेंटा कवर करेगा पूरे तरीके से तो होगा सर्विक्स। क्या होगा? सर्विक्स। लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, सर्विक्स ही कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स यूट्रस का वो क्या कहलाता है यहाँ पर? सर्विक्स। इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, तो ये क्या करेगा? पूरे तरीके से सर्विक्स को कवर करेगा। इंटरनल ओस जो कि कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हुआ है तो कैसे मैनेज करें? फीटल जेंडर, मैटरनल ऑक्यूपेशन, जेस्टेशनल एज एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या फिर मैटरनल हाइट एंड वेट। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेज करना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? ये जेस्टेशनल एज कितनी है और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग क्या हो रहा है। जेस्टेशनल एज इस तरीके से कि मान लीजिए 36 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है तो डिलीवरी कंडक्ट करा दी जाएगी। यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग होती है, कितनी ब्लीडिंग होती है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज मतलब कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग का अमाउंट क्या है, ड्रॉप में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड इंटरवेंशन ड्यूरिंग एक्टिव ब्लीडिंग इन प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर क्या रिकमेंड नहीं किया जाएगा जब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटा प्रीविया के केस में? बेड रेस्ट इन अ लेटरल पोजीशन, डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड या फिर कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर की जाएगी, यदि ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। बेड रेस्ट करने को कहा जाएगा लेटरल पोजीशन में। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कभी भी वेजाइनल और सर्वाइकल असेसमेंट चेक नहीं किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा यदि ब्लीडिंग हो रही है तो। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज in severe cases of uterine prolapse when other treatment are not effective a surgical procedure called may be performed to correct the condition। यदि यूट्राइन प्रोलैप्स का केस हुआ है, कोई और ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, तब एक सर्जरी की जाएगी। तो सर्जरी का नाम क्या है? हिस्टेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, DNC या फिर एपिजियोटोमी। तो यूट्राइन प्रोलैप्स में कौन सी सर्जरी की जाएगी यदि दवाइयों के थ्रू और अदर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है? तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया जाता है जब या तो अबॉर्शन के रिटेंड बिट्स रह गए हों या फिर अबॉर्शन करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए कि कुछ यूट्रस में कैंसर की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, टिश्यूज निकालने के लिए। एपिजियोटोमी डिलीवरी के टाइम पे सेकंड स्टेज में किया जाता है जब क्राउनिंग होती है, ताकि बच्चे का हेड यदि साइज बड़ी है तो इजीली बाहर ला सकें बिना टीयरिंग के। फिर यहाँ पर बचता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या है हिस्टेरेक्टोमी? जिसमें पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जो यूट्रस आपका रहेगा तो इसमें 3-4 टाइप का होता है। हिस्टेरेक्टोमी रिमूव्स द यूट्रस एंड मे ऑल्सो रिमूव द सर्विक्स, ओवरी, ट्यूब्स, लिम्फ नोड्स एंड अपर वेजाइना रेडिकली। तो यहाँ पर जो हिस्टेरेक्टोमी यदि की जाती है तो इसमें कभी कभी क्या किया जाएगा? पार्शियल यदि की जाएगी तो ओनली यूट्रस बस निकाली जाएगी। क्लियर? पार्शियल किया जाएगा तो यूट्रस बस रिमूव की जाएगी। यहाँ पर आपकी ओवरी बच जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब बच जाएंगी।
लेकिन यदि कम्प्लीटली किया जाएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ें अबव वेजाइना जो कुछ भी है सब कट कर दिया जाएगा। बाइलेटरल किया जाता है तो कभी कभी एक साइड की ओवरी को बचा दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एक साइड की बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस।